हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में डुअल नेचर ऑफ मैटर। ब्रैकेट में लिखा है डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मैक्सवेल साहब ने कहा कि ये वेव वाला नेचर इसमें होता है। प्लैंक साहब ने कहा कि पार्टिकल का नेचर है। यानी कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे ये वाइट लाइट हो गया, एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, इन जो भी रेडिएशंस हैं उनमें कुछ लोगों ने कहा कि पार्टिकल नेचर है, कुछ लोगों ने कहा कि वेव नेचर है। यानी आपस में काफ़ी मतभेद था इनके सिद्धांत में, प्रिंसिपल में। फिर एक आए डी ब्रॉगली साहब। डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि झगड़ो नहीं, झगड़ने वाली बात नहीं है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें दोनों नेचर है। डुअल का मतलब क्या? दोनों। डुअल सिम होता है ना, दो सिम लगता है। तो डुअल नेचर का मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें दोनों नेचर है। पार्टिकल नेचर भी है यानी मास वाला नेचर भी है, और वेव नेचर भी है यानी एनर्जी वाला भी नेचर है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों ही नेचर है, दोनों ही प्रॉपर्टी पाई जाती है, वेव वाला भी और पार्टिकल वाला भी। बस मात्रा का फर्क है। यानी इस प्रिंसिपल के अनुसार कह रहा है कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात नहीं, जितने भी मैटर है उसमें दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों नेचर है, डुअल नेचर है। जो भी मैटर है उसमें डुअल नेचर है, बस मात्रा का फर्क है। अगर कोई मैटर बहुत छोटा है, जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, प्रोटॉन बहुत छोटा होता है, न्यूट्रॉन बहुत छोटा होता है, तो अगर कोई मैटर बहुत छोटा है, अगर कोई पार्टिकल बहुत छोटा है तो उसमें वेव वाला नेचर ज़्यादा है और पार्टिकल वाला नेचर बहुत कम है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन में कौन सा नेचर बहुत ज़्यादा होगा? वेव वाला, एनर्जी वाला। और मास वाला नेचर जो कि पार्टिकल का नेचर होता है वो कम होगा। और यदि मैटर बड़ा है जैसे क्रिकेट बॉल, तो उसमें पार्टिकल का नेचर ज़्यादा होगा और वेव वाला नेचर कम होगा। यानी बेसिकली जितने भी मैटर हैं उसमें दोनों नेचर होता है, पार्टिकल भी होता है और वेव नेचर भी होता है। जैसे इस मार्कर की बात करें, ये मार्कर बड़ा मैटर हो गया ना, बिगर मैटर हो गया, बिगर पार्टिकल हो गया, तो इसमें पार्टिकल वाला, मास वाला नेचर ज़्यादा है और वेव वाला नेचर बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है इसका साइज, तो उसमें वेव नेचर ज़्यादा है और पार्टिकल नेचर कम है। बस मात्रा का फर्क है कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन इतना न छोटा है कि पार्टिकल नेचर नेग्लिजिबली स्मॉल होगा और वेव नेचर बहुत ज़्यादा होगा। ये मार्कर इतना ना बड़ा है कि इसमें वेव नेचर नेग्लिजिबली स्मॉल होगा और पार्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा होगा, है कि नहीं। इसीलिए सिद्धांत का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि डी ब्रॉगली साहब ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के नाम से पुकारते हैं, है कि नहीं। क्या सीखा? कोई भी मैटर है दुनिया में उसमें दोनों ही नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। स्मॉलर पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है तो उसमें वेव नेचर ज़्यादा है और पार्टिकल नेचर कम। अंग्रेजी में लिखा ना, अ स्मॉलर पार्टिकल सच एज एन इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर वेव नेचर एंड लेस पार्टिकल नेचर। सिमिलरली क्रिकेट बॉल, दिस मार्कर, तुम हो, हम हैं, मोबाइल है, तो बिगर पार्टिकल हुए। जैसे कि क्रिकेट बॉल, उसमें पार्टिकल वाला नेचर ज़्यादा होगा और वेव वाला नेचर बहुत कम होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि पार्टिकल का नेचर ज़्यादा, वेव का नेचर कम, इसका अर्थ क्या होता है, या वेव का नेचर ज़्यादा, पार्टिकल का नेचर कम, इसका अर्थ क्या होता है कि नहीं।
अब देखो जरा, कोई एक रेडिएशन है फॉर ईएम का मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो हम लोग पढ़े थे शायद दूसरे क्लास में पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मान लो कि कोई लाइट है और उसकी एनर्जी, एक कोई फोटोन है जिसका कि फ्रीक्वेंसी एफ है और वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसकी जो एनर्जी होती है बच्चे, ए एनर्जी एक फोटोन का लैम्डा का टर्म हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। एच क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, से क्या स्पीड है लाइट का, लैम्डा क्या वेवलेंथ है उस रेडिएशन का। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन साहब ने कहा कि मास को यदि एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए या एनर्जी को यदि मास में कन्वर्ट किया जाए तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। ए का मतलब क्या, एनर्जी। यदि किसी भी पार्टिकल का मास m है तो एनर्जी उसकी जो होगी, यदि उस मास को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो mc² के बराबर। आइंस्टीन का बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। यानी कोई एक रेडिएशन है, उसकी एनर्जी hc अपॉन लैम्डा तो होगा ही होगा, और यदि कोई पार्टिकल है जिसका कि मास m है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इक्वल टू mc² हो जाएगा। ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, यानी वो जो हमारे पास लाइट है, रेडिएशन है, उस एनर्जी को यदि मास में कन्वर्ट कर दिया जाए तो m का वैल्यू E अपॉन c² के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। या मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एनर्जी का वैल्यू mc² के बराबर हो जाएगा। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों बराबर है भाई, तो दोनों को बराबर कर देते हैं, इसलिए लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा इट इज इक्वल टू mc², है कि नहीं। तो यहां से हमारे पास एक बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला मिल जाएगा। लैम्डा को उधर लेते जाओ तो लैम्डा इट इज इक्वल टू hc अपॉन mc², अर्थात h अपॉन m गुने c। ये c क्या है, स्पीड है लाइट का, रेडिएशन का। तो कोई भी पार्टिकल अगर है जिसका कि वेलोसिटी v है तो उस लैम्डा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं h डिवाइड बाई m एन गुने c। अगर कोई एक पार्टिकल है जिसका कि स्पीड v है तो उसको हम लिख सकते हैं m गुने v, रेडिएशन के लिए c इस्तेमाल करेंगे। और कोई अगर पार्टिकल है जिसका कि वेलोसिटी v है तो लिख सकते हैं m गुने v। और फिजिक्स के अनुसार मास और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p। तो हमारे पास एक बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला मिल गया जिसमें कि इस लैम्डा को हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम से पुकारते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या स्पीड ऑफ पार्टिकल। और ये p क्या है भाई, p को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली मोमेंटम। इस फार्मूला में कहते हैं p को डी ब्रॉगली मोमेंटम। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला आ गया। यानी क्वेश्चन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल का अगर पूछता है और उसका मास और वेलोसिटी पता है तो इस फार्मूले से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। और यदि क्वेश्चन में डायरेक्टली डी ब्रॉगली मोमेंटम दिया है, उस पार्टिकल का मोमेंटम दे दिया p,
तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा h/p, जो कि p को हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली मोमेंटम, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। h तुमको पता है भाई, इसको याद कर लेना है, यह महासूत्र हो गया। और जहां पर h क्या है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू सिखाया था कितना भाई, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है कि नहीं? ये तो बहुत बार सिखाया। तो अभी तक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला आया, लेमडा वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल का जिसका कि मास m है और वेलोसिटी v है, उसके लिए फॉर्मूला हो गया लेमडा डिवाइड बाई m गुने v। m गुने v को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, यहाँ पर डी ब्रोगली मोमेंटम के नाम से पुकारेंगे। यानी कि एक और फॉर्मूला आ गया लेमडा के लिए, अगर मोमेंटम डी ब्रोगली मोमेंटम p जिसको हम कह रहे हैं वो दिया है, तो h डिवाइड बाई p। नोट कीजिए इसको। यानी न्यूमेरिकल के पर्पस से ये फॉर्मूला बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ। अब इस फार्मूला का और भी वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है पहले उसको हम लोग देखेंगे, और फिर फाइनल जो फार्मूला आएगा उसको याद कर लेंगे। देखो भाई, हमारे पास ये जो P है ना, जिसको हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं, और इस स्पेशल केस में डी ब्रोगली मोमेंटम के नाम से ही पुकार रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही रिसर्च किया था, डी ब्रोगली साहब साइंटिस्ट थे। तो P इक्वल टू क्या सिखाया, m गुने v, स्क्वायर कर दो, P स्क्वायर कर दो, इधर क्या हो गया m स्क्वायर एंड v स्क्वायर। अब इसको क्या करो कि P स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दो और एक m को इधर लेते आओ, तो क्या हो गया हाफ, 2 से डिवाइड किया तो इधर भी हाफ हो गया, एम वी स्क्वायर। इस m को इधर ले गए, 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट। तो इसको लिख सकते हैं k, जहां पर k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, k इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला मिलने वाला है, यानी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का दे दे मोमेंटम के जगह पर, तो लिख सकते हैं P, देखो P का वैल्यू हो जाएगा 2km का स्क्वायर रूट, P स्क्वायर क्या हो जाएगा 2km, तो P क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2km। यानी अब हमारे पास फॉर्मूला जो हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, अभी याद है, h/p था या h/mv था। अब इस p को काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम रख सकते, तो h डिवाइड बाई 2km का स्क्वायर रूट। तो ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले को भी याद कर लेना है। ये वाला पहला फार्मूला तो है h डिवाइड बाई p, p को लिख सकते हैं m गुने v। और एक और फार्मूला आया डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए, और वो जो आया काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, क्या फार्मूला, h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2km। यानी क्वेश्चन में पार्टिकल का मास पता हो और उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को भी याद कर लेना है बच्चे। एक बच्चे ने बोला सर बीच में हिंदी मत लिखा कीजिए, क्या दिक्कत हो गई भाई, और बीच में हिंदी मत लिखा कीजिए, ये शब्द जो लिख रहा है अंग्रेजी में लिख रहा है, लेकिन हिंदी HINDI मत MATLIKHA लिखा KIJIY लिखी कीजिए। अरे भाई तुम भी हिंदी में ही हमको सजेस्ट कर रहे हो, और हमने थोड़ा सा अगर हिंदी लिख दिया
बोल ही हम हिंदी में रहे हैं, समझ ही तुम हिंदी में रहे हो, हिंदी में सपना देख रहे हो, तो एक दो सेंटेंस हिंदी में लिखने से मेरे हिसाब से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा है तुम्हारी, हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट। तो एक दो लाइन मैं जानबूझ करके हिंदी में लिखता हूं, बोल तो हिंदी में, अंग्रेजी अगर हम बोलना शुरू कर दें कितना बच्चा समझेगा। तो हिंदी में एक दो लाइन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है कि समझने में याद कर लो। जिसको अगर दिक्कत है हिंदी समझने में तो इसको ट्रांसलेट करना, रिमेंबर इट, इजंट इट। लिखो सब इसको। तो अभी तक दो फार्मूला आया बच्चे, लेमडा जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, सिंपली वेवलेंथ कह लो उस पार्टिकल का, H डिवाइड बाई P, इस P को लिख सकते हैं M गुने V, और इस P को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 2km, है कि नहीं। तो कितने फार्मूले हो गए, तीन फार्मूले हो गए, एक डायरेक्टली मोमेंटम वाला, दूसरा वेलोसिटी वाला P को लिख सकते हैं M गुने V, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में। अब एक और फार्मूला यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसमें चार फार्मूले हैं और उन चार फार्मूले को बढ़िया से आपको याद कर लेना है और फिर उसका यूज कैसे करते हैं यह सीखना है। तो अभी तक क्या सीखा, दुनिया में कोई भी मैटर है उसमें दोनों ही नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। सर ये पार्टिकल और वेव सिखाते रहे, पार्टिकल का मतलब मास वाला, है कि नहीं, मास वाला नेचर, एक जगह से दूसरे जगह तो मैटर का ट्रांसफर होगा। वेव नेचर का मतलब एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफर होगा, एक जगह से दूसरी जगह वेव ट्रेवल करता है तो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो जितने भी दुनिया में मैटर है दोनों ही नेचर है, बस मात्रा का फर्क है। मार्कर बहुत बड़ा मैटर है तो इसमें पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, वेव नेचर कम होगा। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब बहुत छोटा होता है, 10⁻31 kg के रिस्पेक्ट में उसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का, नेग्लिजिबली स्मॉल मास होता है। नेग्लिजिबली स्मॉल मास का मतलब पार्टिकल का नेचर कम है, मास वाला नेचर बहुत कम है, उसमें वेव वाला नेचर ज्यादा होगा। जितना पार्टिकल छोटा वेव का नेचर उतना ज्यादा, जितना पार्टिकल बड़ा उसमें पार्टिकल का नेचर उतना बड़ा। बोलना तो पार्टिकल ही पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को भी पार्टिकल बोलना पड़ रहा है, इसको भी हम लोग पार्टिकल ही बोलना पड़ रहा है, या तो मैटर कह लो, इलेक्ट्रॉन मैटर, वी मैटर। अब जरा देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आया, लिख दें यहां पर, लेमडा H/P यानी H/m गुने V, देखो दो फॉर्मूला हो गया, और अभी डिराइव किया H/2km का स्क्वायर रूट, यही ना फॉर्मूला है भाई। अब कोई भी एक चार्ज्ड पार्टिकल है और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी वोल्ट से एक्सेलरेट करवा दिया जाए तो उसके लिए लेमडा क्या होगा। लेमडा का मतलब क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ए चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, which is accelerated through potential difference V वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस भी या मतलब वेलोसिटी नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस, भी का मतलब वोल्ट, तो V वोल्ट से एक्सीलरेट करवा दिया गया है फ्रॉम रेस्ट। ये भी ध्यान रखना है, पार्टिकल जो है एक्सीलरेट किया ना फ्रॉम रेस्ट, पहले उसके पास कोई स्पीड नहीं था। तो देखो भाई, कोई भी एक पार्टिकल है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सीलरेट करवा दिया जाता है, और मान लो कि जो चार्ज है वो चार्ज Q मान लिया कि चार्ज जो है Q है, तो कोई भी एक चार्ज्ड पार्टिकल जिस पर कि Q कूलम चार्ज है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट से एक्सीलरेट करवाया जाता है, V वोल्ट से, तो उसकी K का मतलब काइनेटिक एनर्जी। अभी K क्या लिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी,
तो के जो है, जो कि काइनेटिक एनर्जी बार बार हम कह रहे हैं, यही वाला के, वो क्यू गुने भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, भी बोल इतना हो जाता है। जैसे फॉर इलेक्ट्रॉन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के लिए Q का वैल्यू क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, कितना है भाई, मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जो हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से एक्सलेट करवाएं, तो Q का वैल्यू E, यही इलेक्ट्रॉन E सिंपली E ऐसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जो चार्ज होगा, N गुने भी। तो ये भी मैं सिखाते रहा हूं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से एक्सलेट करवाया जाए फ्रॉम रेस्ट, शुरुआत में रेस्ट में था एकदम बिल्कुल, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, और पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से एक्सलेट करवा दिया जाए, तो उसकी एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है E गुने भी। इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई भी चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। मान लो कि कोई भी चार्ज Q है, Q कूलम है, तो ये E के जगह पर क्या हो जाएगा, Q गुने भी। तो ये जनरल टर्म हो गया। जैसे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, बस मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, बस साइन का फर्क होता है कि नहीं। तो जनरल में Q गुने भी, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो E गुने भी, इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए सोचो, लैम्डा का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या लिखा था, H डिवाइड बाई 2km का स्क्वायर रूट। देखो ये फार्मूला है। अब इसी के को, काइनेटिक एनर्जी को, यदि क्वेश्चन में कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से एक्सलेट करवाया गया, या कोई भी एक चार्ज Q दे दे और पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से एक्सलेट करवाया गया, तो लैम्डा निकालो। तो के का वैल्यू जो पुट करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए 2, और काइनेटिक एनर्जी के क्या, काइनेटिक एनर्जी E गुने V N गुने M, मास किसका, उसी पार्टिकल का। कौन से पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो हमारे पास H का वैल्यू पता है, मास इलेक्ट्रॉन का पता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कूलम, वो पता है, और भी क्या, वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट। तो यदि बाय पुटिंग किसका किसका वैल्यू, वैल्यू ऑफ H, E एंड M, मास किसका, जो पार्टिकल है। कौन है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा पार्टिकल अगर रहेगा तो उसका जो चार्ज रहेगा वो, और उसका जो मास रहेगा वो। अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला मिल जाता है, और वो फार्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल टू आता है 150/V का स्क्वायर रूट, एंगस्टन में। पहले मीटर में आएगा ऐसा यूनिट में, और फिर उसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई करने पर एंगस्टन में आ जाता है। और इस लैम्डा का वैल्यू को आपको याद कर लेना है, रिमेंबर इट। लेकिन ये जो फार्मूला आया, ध्यान रहे, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्टिकल अगर होगा इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरा पार्टिकल, जैसे अगर मैं कह दूं कि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के लिए क्या फार्मूला, E भी के जगह पर Q भी। तो Q तुम्हारे पास प्रोटॉन पर चार्ज पता है 1.6 10⁻19, और मास प्रोटॉन का पता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। सब SI यूनिट में पुट करोगे तो ये SI यूनिट में आएगा, मीटर में। तो ये जो यहां पर स्पेसिफिकली हमने डिराइव किया, ये फार्मूला को, ये सिर्फ जो है दूसरे चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ध्यान रहे, लिख दिया ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो इस फार्मूले से करना पड़ेगा, के का वैल्यू Q गुने भी। ये Q का वैल्यू पुट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को पुट करोगे, और फिर इस फार्मूला से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन वाला जब पूछता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक फार्मूला ये आता है 150/V का स्क्वायर रूट, जहां पर V जो है, बहुत बच्चा वेलोसिटी समझ लेता है, ये वेलोसिटी नहीं है, बार बार करे, दिस V वोल्ट, V इज पोटेंशियल डिफरेंस।
डिफरेंस किसमें? इन वोल्ट। यानी कि हमारे पास फार्मूला आ गया 4। एक फार्मूला लेमडा वेवलेंथ के लिए H/P, दूसरा H/m गुने भी, पहला या तो दूसरा भी याद, क्योंकि P होता क्या m गुने भी, और तीसरा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में H/√2km। के क्या? काइनेटिक एनर्जी, m क्या? मास है पार्टिकल का। 3 फार्मूला वो, और चौथा फार्मूला जो कि याद रखना है, जहां लिख दिया कि याद कर लो, वो है लेमडा का। किसके लिए? स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए, जबकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से एक्सलेट करवाया गया हो। क्या फार्मूला है भाई? 150 बटा v का स्क्वायर रूट। ये v क्या? वेलोसिटी नहीं है, कान एकदम खड़ा, वेलोसिटी नहीं है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। v का मतलब वोल्ट, v वोल्ट। लेकिन ये जो फार्मूला है ना, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, नोट कीजिए। तो ये डी ब्रोगली प्रिंसिपल, जिसको हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर कह रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट हुआ। 4 फार्मूले हैं, इन्हीं 4 फार्मूले पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है। तो चारों फार्मूले को दिमाग में बनाए रखना है। पुराना वाला जितना भी फार्मूला हमने सिखाया है कि नहीं? कहाँ कहाँ ज़्यादा फार्मूला था भाई? कहाँ से फार्मूला शुरुआत हुआ था? शुरुआत जो फार्मूले की हुई थी वो प्लैंक्स कांस्टेंट से हुआ। प्लैंक्स जो थ्योरी था, प्लैंक्स थ्योरी है ना, क्वांटम की प्लैंक्स थ्योरी, वहाँ से। और अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, Hc/λ HF आता ही रहता है। और दूसरा जो फार्मूला आना शुरू हुआ, इसमें कि काफ़ी फार्मूले थे, वो था बोर मॉडल में, है कि नहीं? रेडियस का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी का डिफरेंस का फार्मूला, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फार्मूला, के मैक्सिमम का फार्मूला। तो ये कुछ ही फार्मूले हैं, उन फार्मूले को एक जगह लिख करके कहीं पर टांग दो, आते जाते नजर पड़ते रहेगी, दिमाग में बना रहेगा। बना रहेगा तो समझ लो कि तुमसे न्यूमेरिकल हो ही जाना है, और कॉन्सेप्ट को घुमाते जाना है। ये पढ़े थे तो फिर भूलते नहीं हो, रिवाइज करते रहना है। तो चलो भाई, अब इन्हीं 4 फार्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब लेमडा कैलकुलेट करना है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is moving with 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये क्या होता है? लेमडा, जिसको हम लोग कह रहे थे सिंपली वेवलेंथ समझो, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल उसका स्पीड दे दिया, तुरंत फार्मूला दिमाग में आया लेमडा का। क्या भाई? तो H/P होता है, और P = m गुने भी होता है भैया। ये m क्या है? मास है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। वो तो याद रखना पड़ेगा ना। मास इलेक्ट्रॉन का बोलना थोड़ी ना है, शुरुआत में सिखाए थे मोल कॉन्सेप्ट में। 9.1 × 10⁻31 kg, है कि नहीं? -28 ग्राम में, किलो के लिए 1000 से डिवाइड करो तो 9.1 × 10⁻31 kg याद रखना है। एम का मतलब क्या? मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। किलो। यानी यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सब ऐसा यूनिट में वैल्यू को पुट करो। मास है तो किलो में, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में दिया ही हुआ है, एच का वैल्यू भी जूल सेकंड वाला, तो वैल्यू को पुट करते हैं। एच का वैल्यू लगभग 6.62, इतना ही लिया करो, लगभग 6.62।
6.625 होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइड बाई मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और वेलोसिटी दिया है 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। देखो ये वेलोसिटी दे दिया ना, तो ये हमारे पास वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू आ गया 6.62 डिवाइड बाई 9.1 और 10 को एक साथ कर लो, 10 का जो पावर है 34, ये माइनस 6 ऊपर जाएगा तो 34 और 6 40 माइनस 40 और ये प्लस 31 यानी 10 टू द पावर माइनस 9। ये जो आएगा किस में आएगा? मीटर में। सारा वैल्यू यदि आपने ऐसा यूनिट में पुट किया तो आंसर जो वेवलेंथ का है उसका जो यूनिट आएगा वो मीटर में आएगा, सिंपल। अगर क्वेश्चन में आंसर मीटर में दिया तो ये आंसर हो गया, अगर नैनोमीटर में दिया तो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर में 1 नैनोमीटर होता है, यानी मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा 6.62 डिवाइड बाई 9.1 नैनोमीटर। यही आंसर हो गया। नैनोमीटर में दिया तो ये आंसर, मीटर में दिया तो ये आंसर, यानी कि जिस यूनिट में दिया है आप उस यूनिट में कन्वर्जन आपको बढ़िया से आना चाहिए, मैं सिखाते रहा हूं। यानी इतना नैनोमीटर एक इलेक्ट्रॉन जिसका की स्पीड 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर था, मूव कर रहा था, उसका वेवलेंथ इतना आया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन एकदम सिमिलर, देखोगे हम दो क्वेश्चन को साथ में ले रहे हैं, उसका वजह है ऐसा ही क्वेश्चन। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ अर्थात लेमडा ही ऑफ ए क्रिकेट बॉल। चलो क्रिकेट बॉल ले लिया, ऑफ मास 331 ग्राम, 331 ग्राम का है क्रिकेट बॉल, मूविंग विथ 200 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। बुमराह बॉलिंग कर रहा था क्रिकेट बॉल से जिसका कि मास 331 ग्राम था और जो स्पीड जिससे वो फेंक रहा था वो 200 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंक रहा था, है कि नहीं। फर्स्ट बॉलर है, रनअप उसका बहुत छोटा है, अजीबोगरीब है, बहुत कम ही दूर दौड़ता है लेकिन बहुत फास्ट फेंकता है। तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको बताना है भैया। अब जरा देखो यहां पर सबसे पहले क्या करो कि सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। देखो यहीं पे कर ले रहे ना, 331 ग्राम है, ये क्या हो गया? मास हो गया पार्टिकल का m, मास 331 को 1000 से डिवाइड कर देंगे या 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो में हो जाएगा। ग्राम को हमने किलो में कन्वर्ट कर लिया, ये तो मीटर पर सेकंड है ये, यानी सबको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। अगर मास दिया हो तुम्हारे पास तो किलो में कन्वर्ट कर लो, और स्पीड अगर दूसरे यूनिट में दिया तो उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, मीटर पर सेकंड में। और फिर तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है ही भाई, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइड बाई m गुने v। h का वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड बटा मास किसका? उस क्रिकेट बॉल का, उस पार्टिकल का। कितना? तो 331 गुने 10 टू द पावर माइनस 3, यही वाला ग्राम में था, किलो में कन्वर्ट कर दिया। और वेलोसिटी कितना? 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आंसर आएगा किस में आएगा? मीटर में आएगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो डेसिमल अगर हटाएं तो 662, देखो डेसिमल हटाएगा ना तो 10 पर माइनस 2 और आ जाएगा, तो 10 पर माइनस 2 34 35 36 37 38, यानी 10 टू द पावर माइनस 38 और ये प्लस 3, 10 पर कितना होगा? 35, 10 टू द पावर माइनस 35 डिवाइड बाई 331 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखो सब 0 10 पावर जो समथिंग पावर है सबको एक साथ ले लिया, सिंपल है। डेसिमल को हटाएगा तो डेसिमल हटाएगा तो डेसिमल की जगह पर 1 और 1 के बाद 2 0 यानी 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1/100 का मतलब 10 पर माइनस 2, माइनस 34 था तो माइनस 2 और कर दिया तो 34 35 36
और ये 10 पर माइनस 2 गुने 10 का पावर क्या लिख सकते हो, 2, 2 ऊपर जाकर -2 हो गया तो 36 और 2 38, 10 पर माइनस 38, तो ऊपर में हो गया 10 पर माइनस 38, ये -3 था तो ऊपर जाकर प्लस हो गया, तो 3 में से 38 को घटाओ कितना हो गया, -35 है कि नहीं, -35, तो 10 पर माइनस 35 और बाकी तो कैंसिल हो गया ना 2 2 से, ये देखो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 आपस में कैंसिल हो गया, ये 2, यानी बेसिकली ये कैंसिल आउट होकर के तुम्हारे पास 10 टू द पावर -35 मीटर है। 10 पर -35 क्या मीटर। इसी को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें, लेमडा को मान लो कि नैनोमीटर में कंपेयर करना चाहते हैं, इसका नैनोमीटर और इसका, तो 10 टू द पावर -35 गुने 10 का पावर 9, ये करोगे तो किसमें होगा, नैनोमीटर, है कि नहीं। तो 35 में से 9 कितना हो गया, 10 टू द पावर -26 नैनोमीटर, 915, यानी 10 टू द पावर -26 नैनोमीटर क्रिकेट का वेवलेंथ है, जबकि 200 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से फेंका जा रहा है। कंपेयर करो बच्चे, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ नैनोमीटर में लगभग कितना है, 963, अप्रॉक्सीमेटली अगर करें तो 0.7 नैनोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 963, थोड़ा सा ज़्यादा, ये अप्रॉक्सीमेटली कर लिया। और इसको ये 10 टू द पावर -26 नैनोमीटर 0.7 नैनोमीटर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ देखो क्रिकेट के वेवलेंथ से कितना गुना ज़्यादा है, 10 के पावर 25, 10 के पावर 26 गुना ज़्यादा है, यानी इसका वेवलेंथ सिग्निफिकेंट है। और क्रिकेट बॉल का जो वेवलेंथ है नेग्लिजिबली स्मॉल, ना के बराबर है, यही तो कहा जा रहा है। लेकिन क्रिकेट के बॉल का मास देखो बहुत ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, यानी इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल वाला नेचर बहुत कम है, वेव वाला नेचर बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत छोटा पार्टिकल है, उसमें पार्टिकल वाला नेचर यानी मास बहुत कम है, और वेवलेंथ है जो कि वेव के नेचर को शो करता है वो बहुत ज़्यादा है। क्रिकेट बॉल जो कि बहुत बड़ा है उसका मास बहुत ज़्यादा है कि नहीं, 331 ग्राम, तो मास बहुत ज़्यादा है। लेकिन वेवलेंथ नेग्लिजिबली स्मॉल, वेवलेंथ क्या शो करता है, वेव नेचर, तो उसका वेवलेंथ क्रिकेट बॉल का नेग्लिजिबली स्मॉल टेंड्स टू 0 है, ना के बराबर है। यही तो सिखा रहे, यही तो कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया में मैटर है उसमें दोनों नेचर पाया जाता है, पार्टिकल भी और वेव भी। अगर मैटर बड़ा है तो उसमें पार्टिकल नेचर ज़्यादा होगा, वेव नेचर नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। और पार्टिकल यानी मैटर बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन, तो उसमें पार्टिकल वाला नेचर यानी मास वाला नेचर नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, और वेव वाला यानी वेवलेंथ उसका सिग्निफिकेंट आएगा, वेव वाला नेचर ज़्यादा आएगा, है कि नहीं। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इस बार क्वेश्चन में हमने काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू को पुट कर दिया, यानी इस बार क्वेश्चन जो है जिसमें कि पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी दे दिया, विच हैज काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5 × 10 टू द पावर -24 जूल। क्या कहता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लैम्डा ही निकालना है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस बार उसका वेलोसिटी ना देख करके, कभी कभी डायरेक्टली मोमेंटम पी का वैल्यू भी देता है बच्चे, तो पी दे दिया तो h/p लगा देना, सिंपल।
इस बार क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल उसका काइनेटिक एनर्जी दिया, तुरंत दिमाग में फार्मूला आ गया। सर ने तो 4 ही फार्मूला पढ़ाया था, तीसरा वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जूल में दिया, चलो ऐसा यूनिट ही है। तो लैम्डा पूछता है, लैम्डा के लिए क्या फार्मूला, H डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी वाला। यही तो ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में यही होता है कि क्वेश्चन को देख करके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला को आपको अप्लाई करना है। फार्मूले का ही एप्लीकेशन, यही तो सीखना है, कौन सा फार्मूला लगेगा। ये जिसने समझ लिया और यूनिट का कन्वर्जन, यूनिट का ज्ञान सही से अगर आता है, पुट कर दिया, तो फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। H डिवाइड बाई 2km, 2km का स्क्वायर रूट है कि नहीं। अब मास इलेक्ट्रॉन का तो सिखा दिया, बार बार याद हो जाना चाहिए। H का वैल्यू क्या बताए थे, 6.62, 5 भी होता है लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं, इतनी 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 2 काइनेटिक एनर्जी दे दिया, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 2 के। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इसका स्क्वायर रूट नीचे वाले का पूरे का। क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो लेमडा का वैल्यू तुम्हारे पास मिल जाएगा 6.62 इंटू 10 पर माइनस 34। ये कितना हो गया, 5 दूना 10, तो 10 में 10 पर माइनस 24 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 23 माइनस 23 और ये माइनस 31, जोड़ो 3 और 1 4, 3 2 5 माइनस 54 है कि नहीं। तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 54, ये 5 दूना 10 होकर 10 पर माइनस 23 हो गया। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, है कि नहीं। ये किस में आएगा, मीटर में। इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिफिकल्ट थोड़ी ना है। 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और ये देखो ये 9.1 को अप्रॉक्सीमेटली 9 ले लो जल्दी से। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर भी अप्रॉक्सीमेट ही रहता है चार ऑप्शन में से, तो ये लगभग 3 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट लगभग 3, एंड ये 10 टू द पावर माइनस 54 का स्क्वायर रूट माइनस 27 है कि नहीं। अब ये लगभग कितना हो गया भाई, 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 2.21। इसको हम अगर भागा दें तो लगभग इतना हो जाएगा डिवीजन में, और ये माइनस 34 सॉरी माइनस 27 कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 7, 7 7 14 है कि नहीं। 27 में से 34 को घटा दो, 4 3 7, 10 पर माइनस 7। ये किस में आया, मीटर में आया, मीटर में। यही आंसर हो गया। ये अगर नैनोमीटर में दिया रहता तो 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर नैनोमीटर में हो जाएगा। अगर एंगस्ट्रम में दिया हुआ है तो मीटर को 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगस्ट्रम में हो जाएगा। तो यूनिट का कन्वर्जन भी बढ़िया से आना चाहिए, नोट करो। दिस इज रफ वर्क। तो हम लोगों ने क्या सीखा, पहले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया था, दूसरे क्वेश्चन में कोई एक पार्टिकल था, बड़ा पार्टिकल क्रिकेट बॉल, उसका वेलोसिटी दिया हुआ था, और तीसरे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन है और उसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था। तो वहां से हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करें। और क्या पूछ सकता है, बहुत तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू a potential difference of 6 volt. Calculate its de Broglie wavelength.
तुरंत एकदम दिमाग में ना चमक आ गई। इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सलेट करवाया गया, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब रेस्ट से करवाया गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट से एक्सलेट करवाया गया, लिखा नहीं रेस्ट। अगर नहीं लिखा हो तो भी हमको मानना है कि रेस्ट से ही तभी न्यूमेरिकल होगा। तो रेस्ट से 6 वोल्ट तक उसको एक्सलेट करवा दिया गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसके लिए हमने चौथा फार्मूला सिखाया था, डायरेक्ट ही पुट करने पर हो जाता है। क्या भाई, लेमडा के लिए फार्मूला 150/V, ये भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आंसर लेकिन किस में आने वाला है, एंगस्टन में। तो लेमडा इक्वल टू 150 और कितना पोटेंशियल डिफरेंस, ये 6 वोल्ट जो है ना बच्चे, यही भी है। भी का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू एक्सलेट करवाया गया है। तो 6, इसका स्क्वायर रूट कर दिया तो क्या हो गया, 25 6 का 150 का स्क्वायर 25 का, यानी कि 5 एंगस्टन के बराबर। यही आंसर हो गया, isn't it? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और कह देगा, देखो, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फर्दर मतलब आगे, फर्दर का मतलब क्या, आगे एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस of 4 volt, calculate its de Broglie wavelength। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आया? ट्विस्ट ये आया कि इसके पहले वाला क्वेश्चन में सिर्फ लिखा कि 6 वोल्ट तक एक्सीलरेट करवाया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सीलरेट करवाने के पहले भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी उसको पहले 6 वोल्ट से एक्सीलरेट करवाया गया होगा, तभी तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, और 4 और करवा दिया। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू वो एक्सीलरेट करवाया गया वो 6 नहीं, बल्कि 6 और 4 10 वोल्ट। ऐसे करोगे, बात समझ में आ रही है? यानी कि इस तरह से क्वेश्चन इसमें देता हो कि काइनेटिक एनर्जी पहले इतना था और फिर एक्सीलरेट करवा दिया, या डी एक्सीलरेट करवा दिया गया। डी एक्सीलरेट अगर कहता कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और इलेक्ट्रॉन को डी एक्सीलरेट करवा दिया गया 4 वोल्ट से, तो डी एक्सीलरेट में 4 को घटा देंगे, एक्सीलरेट में 4 को बढ़ा देंगे। यानी फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू एक्सीलरेट करवाया गया, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना हो गया? पहले था 6 वोल्ट से करवाया तभी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, और बाद में फर्दर का मतलब आगे 4 वोल्ट से और करवा दिया गया, तो 6 और 4 10। इसी को ना घुमा फिरा के बहुत देगा कि 6 वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 4 वोल्ट से एक्सीलरेट करवाया, फिर 2 वोल्ट से डी एक्सीलरेट करवा दिया। तो एक्सीलरेट वाला जोड़ोगे और डी एक्सीलरेट वाला घटाओगे, 6 + 4 - 2 ऐसे कर लोगे, है कि नहीं? इजी होता है, बस खाली दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को इधर उधर खाली घुमाता है। तो 6 और 4 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ये क्या हो गया? भी का वैल्यू हो गया। तो लेमडा इक्वल टू 150/V का स्क्वायर रूट, 150/10 का स्क्वायर रूट किस में आता है? अंगस्टन में आंसर आता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 15। इसी तरह से आंसर देगा, ये आंसर हो गया। और क्या, नोट करो, और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला ना बहुत तरीके से पूछता है। बोर मॉडल इसमें लगा देगा, बोर मॉडल भी लगा देता है इलेक्ट्रॉन के लिए। बोर मॉडल था इलेक्ट्रॉन के लिए, तो लगाएगा किसके लिए? जैसे कि बोर मॉडल और इसको मिलाकर क्वेश्चन कैसे देगा भाई, वो भी देख ही लेते हैं ना।
कौन सा क्वेश्चन था? 4, 5? चलो अगला क्वेश्चन, पता नहीं क्या था। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन in He plus is moving in second orbit. Calculate its de Broglie wavelength. ये क्या? सेकेंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन He प्लस में घूम रहा है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। तो पहले सोचो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता क्या है। तो H डिवाइड बाई एम गुने भी। अब H डिवाइड बाई एम गुने भी मास इलेक्ट्रॉन का तुमको पता है और वेलोसिटी निकालने आता है। तो तरीका नंबर 1 कि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब He प्लस में घूम रहा है तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला था 2.19 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। जेड पता, एन पता, निकाल लोगे, वैल्यू को पुट करके आंसर आएगा। थोड़ा लेंदी होगा। एक और फॉर्मूला, यदि उसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी यदि काइनेटिक एनर्जी मिल जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो खाली इलेक्ट्रॉन को खा जाना है तो उतने वोल्ट से एक्सीलरेट हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यानी इस ऐसे तरह के क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए क्या करोगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी निकालने का प्रयास करो। वही पोटेंशियल डिफरेंस वाला 150/v का स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला यहां लगा के जल्दी से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। हालांकि इस फॉर्मूले से कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले से भी होगा लैम्डा इक्वल टू H डिवाइड बाई एम गुने v। H पता है, मास इलेक्ट्रॉन का पता है और वेलोसिटी तुमको निकालने आता है, तो इस फॉर्मूले से भी होगा। लेकिन कह ये रहे कि इस फॉर्मूले से जल्दी से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तुम जैसे भी करो, जो भी सहूलियत हो फटाक से कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। जहां भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे मिलेगा? पहले काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। एक काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, याद है ना? तो टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या कुछ याद आ रहा है? -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चे। तो -13.6 जेड का वैल्यू He प्लस के लिए जेड का वैल्यू कितना? 2, तो 2 दूना 4 बटा n, ऑर्बिट नंबर कितना? सेकेंड, n इक्वल टू 2, तो 2 दूना 4। ये 4 कैंसिल आउट होकर के -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा इसी का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल, तो क्या सिखाया था? पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू एक्सीलरेट होता है, बस काइनेटिक एनर्जी में कहीं पर भी पोटेंशियल निकालना हो ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुमको अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, खाली उस इलेक्ट्रॉन को खा जाना। तो 13.6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 13.6 वोल्ट। यही भी हो गया, यही भी का वैल्यू हो गया इस फॉर्मूले के लिए। तो 150 को डिवाइड कर देंगे 13.6 से, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इतना अंगस्टन तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। एक और क्या तरीका था? H पता है, मास इलेक्ट्रॉन का पता है और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला तुमको पता है। क्या भाई? 2.19 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। सारा वैल्यू पता है, वैल्यू को पुट करके लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो मीटर में पहले आएगा। यहां पर डायरेक्टली तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है वो किसमें आएगा? अंगस्टन में। नोट करो। तो यहां पर मिला दिया दो कॉन्सेप्ट को, बोर मॉडल को और डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को। इसी तरह से और भी मिला सकता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़े थे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को मिला करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछता भी हम लोग देखते हैं। नोट करो इसको। यानी कभी कभी क्वेश्चन 2-3 कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके पूछते रहता है।
तो अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। एक इस्तेमाल होगा यही जो पढ़ रहे हैं डी ब्रॉगली, ये तो होगा ही होगा, और दूसरा जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। A light of 124 nanometer strikes a metal surface having work function टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ लिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई एक लाइट है जिसका कि वेवलेंथ दिया, क्लीन मेटल सरफेस को स्ट्राइक किया, वहां पर से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि निकालना पड़ेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो उसका हमको वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिल जाएगा। कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको के मैक्सिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि फार्मूला हमने पढ़ाया था। क्या भाई? वेवलेंथ दिया तो hc/λ एंड डिवाइड माइनस वर्क फंक्शन। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ना। कैसे करोगे? ये जो लेमडा दिया लाइट का दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो पूछ रहा है। ये लाइट का दिया, जो लाइट स्ट्राइक कर रहा है, जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, तो ये हो गया तुम्हारे पास कौन सा? ये वाला लेमडा वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं बल्कि ये वाला। और hc का वैल्यू बहुत बार सिखाया। किसमें? hc का वैल्यू देखो कि लेमडा किसमें दिया, नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर वाला 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय लेमडा 124। लास्ट क्लास में तो काफी सारा न्यूमेरिकल हम लोग लिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। माइनस ये क्या? लेमडा जो दिया हो किसमें? नैनोमीटर में। माइनस वर्क फंक्शन, ये है क्या? W। कितना भाई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तुम्हारे पास मिल गया। ये कितना हो गया? 10 घटाओ 2, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अभी अभी सिखाया कि किसी इलेक्ट्रॉन का अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, जिसके थ्रू में वो एक्सीलरेट हो रहा है। हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या सिखाया? काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसके इलेक्ट्रॉन को खा जाओ, निगल जाओ, हटा दो। जो बच जाता है, कितना बच गया? 8। इसको खा जाना है तो 8 क्या? वोल्ट। काम हो गया यार। उसके बाद फिर क्या? लेमडा किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन सा वेवलेंथ है? ये वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ओनली एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन। क्या फॉर्मूला? 150 बटा पोटेंशियल डिफरेंस बी वोल्ट का स्क्वायर रूट। आंसर किसमें आता है? एंगस्ट्रॉन में। तो 150 बटा 8 का स्क्वायर रूट, यही आंसर हो गया। और क्या? समझ बात आई? यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितने वेवलेंथ वाला लाइट गिरा, ये वर्क फंक्शन था, तो उसका के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का प्रयास करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन को खा जाना तो पोटेंशियल डिफरेंस इस फार्मूले के अनुसार मिल गया इलेक्ट्रॉन का, है कि नहीं? फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुमको मिल जाएगा। कंफ्यूज मत करना, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका? इलेक्ट्रॉन का मिला, और ये जो वेवलेंथ दिया हुआ था किसका? लाइट का दिया हुआ था। फर्क है। ये वाला कहां इस्तेमाल हुआ? इस फॉर्मूले hc/λ। नोट कीजिए।
अब जब बोर मॉडल और इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसको मिलाकर क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन और भी बढ़िया सुंदर सा करते हैं, जो कि दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके पूछता है। तीनों कॉन्सेप्ट को मिला देगा। बोर मॉडल के अनुसार यहां से यहां इलेक्ट्रॉन छलांग लगाया और जो एमिशन एमिट हुआ, रेडिएशन एमिट हुआ, वो मेटल पे गिरा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, उस फोटो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो। है कि नहीं? निकाल सकते। लास्ट क्लास में दो पार्ट को मिलाकर क्वेश्चन किया था। और अगर के मैक्सिमम अगर मिल गया तो 150/v का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास लैम्डा यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ उस इलेक्ट्रॉन का मिल जाएगा। यानी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को सीखने से नहीं होता, सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। आईआईटी में तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है इसमें कि अमालगमेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर क्वेश्चन पूछ देता है। तो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जैसे मान लो पूछ दिया कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ of second orbit of He plus to fourth orbit of हाइड्रोजन। किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ? इलेक्ट्रॉन का ऑफकोर्स। कौन सर्कुलेट करा ऑर्बिट में? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भी लिखा तो भी समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। क्या पूछता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि He प्लस के सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट में जो घूम रहा है उसके रिस्पेक्ट में, यानी लेम्डा। ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। पूछ ये रहा है लेम्डा इलेक्ट्रॉन का ही, किसके लिए? He प्लस में सेकेंड ऑर्बिट का, बटा लेम्डा। अब He प्लस का नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का ही, He प्लस में बस। He प्लस जो है आयन, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका। और किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये कौन सा ऑर्बिट है? He प्लस के लिए कौन सा ऑर्बिट है? सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिट है? फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ये पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा। आप जरा एनालाइज करोगे कि लेम्डा का फॉर्मूला होता क्या है? H/P क्या लिखते हो? M गुने V। अब चूंकि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है बच्चे, तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए वेलोसिटी होनी चाहिए, तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है कि नहीं? यानी बेसिकली H तो कांस्टेंट है और मास इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, हाइड्रोजन में भी और हीलियम में भी, तो मास तो सेम ही हो गया ना। यानी H कांस्टेंट और M कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं कि लेम्डा जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। काम हो गया। लेम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। क्यों भाई? मास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही है तो कांस्टेंट है। क्यों भाई? H का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। यानी बेसिकली यदि हमको वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का He प्लस के लिए किस ऑर्बिट में? सेकेंड ऑर्बिट में मिल जाए और उसको डिवाइड कर दें वेलोसिटी किस में? हाइड्रोजन में। किस ऑर्बिट के लिए? फोर्थ ऑर्बिट के लिए। तो हमको वेलोसिटी का रेशियो मिल जाएगा। तो ये ऐसे सोचोगे क्वेश्चन को करने के लिए, तो लेम्डा का जो रेशियो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी बेसिकली यहां पर वेलोसिटी किसका? हाइड्रोजन का। किस ऑर्बिट के लिए? फोर्थ ऑर्बिट के लिए। बटा वेलोसिटी यहां पर किसका? He प्लस का। He प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, बस ये He प्लस में और ये हाइड्रोजन में। He प्लस में कौन सा ऑर्बिट के लिए? तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए। यानी वेलोसिटी का रेशियो ये आप लिखोगे वही आंसर हो जाएगा।
अरे भाई वेलोसिटी अगर याद होगा, सोचोगे 2.19 इंटू 10⁻6 z/n होता है कि नहीं होता? यानी बेसिकली वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। यहां सोचोगे वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर, क्योंकि ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है 2.19 इंटू 10⁻6। तो वेलोसिटी किसका, एच प्लस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। यानी जेड किसका, हीलियम का। लिखी दे रहे, ये देखो जेड किसका, हीलियम का। एन किसका, हीलियम का। एन बट्टा वेलोसिटी किसका, हाइड्रोजन का। तो जेड किसका, हाइड्रोजन का। और ऊपर में एन किसका, हाइड्रोजन का। एन का मतलब क्या, ऑर्बिट नंबर। तो वैल्यू को पुट करते हैं। हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2 और ऑर्बिट नंबर हाइड्रोजन के लिए कौन, 4, ऑर्बिट नंबर 4। नीचे में क्या, ये ऑर्बिट नंबर हीलियम का कौन, 2 और जेड किसका, हाइड्रोजन का कितना, 1। यानी ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी का रेसिप्रोकल, ये ऊपर में ये नीचे में, ये हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे, तो कितना हो गया, ये 1/4 है कि नहीं? ये आंसर हो गया। तो ऐसे कर लेते हैं एनालाइज करके। लग रहा है कठिन, अरे कुछ भी कठिन नहीं, बोर मॉडल बढ़िया से तुम पढ़े हो। बस फार्मूले को आपको याद रखना है कि वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसका इनवर्सली, फिर फार्मूला बेसिकली याद रखना है। फार्मूला कोई तो वैल्यू को यहां पर पुट ही कर दो ना, 2.19 ऊपर भी रहेगा नीचे भी, आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां हमने देख लिया कि लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो इसका वाला ऊपर और इसका वाला नीचे, ऊपर वाले का नीचे और नीचे वाले का ऊपर कर दिया, और ये जो रेशियो आएगा वही डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमारे पास रेशियो आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए इसको। तो ये आज हम लोगों ने सीखा डुअल नेचर पार्टिकल का। 2 लाइन में इसको फटाक से बताते हैं। डुअल नेचर का मतलब क्या, जैसे डुअल सिम होता है, दोनों ही नेचर, किस में, किसी भी मैटर में, चाहे रेडिएशन हो या कोई भी मैटर हो, दोनों में ही दोनों ही नेचर होता है। बस अगर पार्टिकल बहुत छोटा है तो उसमें मैटर वाला नेचर, पार्टिकल वाला नेचर कम होगा और एनर्जी वाला यानी कि वेव वाला नेचर ज़्यादा होगा। और जैसे मार्कर है तो बहुत बड़ा पार्टिकल है, इसमें पार्टिकल का नेचर ज़्यादा होगा और वेव का नेचर कम होगा। 4 फार्मूला याद कर लेना है। क्या भाई, तो लैम्डा इक्वल टू h/p, उसी p को लिख सकते हैं m गुने भी, यानी हो गया h/m गुने भी, और p को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2km यानी h/स्क्वायर रूट ऑफ 2km, और k को लिख सकते हैं कोई भी चार्ज है तो q गुने भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रॉन है तो e गुने भी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेशल फार्मूला आ गया, कोई एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से एक्सीलरेट करवाया जाए तो फार्मूला हो गया 150/v, भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में का स्क्वायर रूट एंगस्ट्रॉन में। और इन्हीं पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया। कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में भी इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे, और फिर एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमने आपको दिया हुआ था डीपीपी नंबर 1 और डीपीपी नंबर 2, इसका डिस्कशन भी अगले क्लास में आपको क्लास के शुरू होते हुए ही होगा। तो आप दोनों डीपीपी को करके आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।